तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम रिएक्ट प्रैक्टिस के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई करेंगे। एक छोटा सा ऐप बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट का नाम डी बाउंसिंग होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं डी बाउंसिंग बेसिकली करता क्या है। तो लाइक हम एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे हम जब सर्च करते हैं एंड सर्च के बेसिस पे नीचे आइटम्स फिल्टर होते रहते हैं एंड लाइक हमने कुछ नाम दिया एंड वो आइटम्स फ़िल्टर हो रहे हैं एंड वो जो आइटम फ़िल्टर हो रहे हैं नीचे टेबल में या फिर प्रोडक्ट्स में, वो जो आइटम्स आते हैं वो हमें एपीआई से मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि जैसे मुझे फ़िल्टर करके एप्पल लिखना है फ़िल्टर में एंड मुझे वो सारे प्रोडक्ट चाहिए जो बैकएंड में पड़े हैं, जो जिसके नाम में एप्पल हो। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एप्पल या यूज़र जब लिखना इनपुट टैग में लिखना शुरू करेगा एप्पल, तो वो हर एक चेंज पे, हर एक इवेंट पे, जैसे वो एपीआई वापस से कॉल होनी है एंड डबल पी पे फिर से 2 बार कॉल होगी। मतलब जब एप्पल लिखते लिखते यूज़र को 5 बार वो एपीआई कॉल कर दी, जबकि यूज़र को सिर्फ 1 बार एपीआई कॉल होनी चाहिए एंड एप्पल का डेटा ले आना चाहिए। तो लाइक मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लाइक एक इनपुट टैग है एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने यूज़र ने सर्च करना है एंड हर एक इवेंट पे एक कॉल लगे कि यूज़र इस इनपुट में जो भी लिखेगा उसके बेसिस पे डेटा बैकएंड से आना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे यूज़र ए लिखेगा एंड उसे लिखना पूरा एप्पल है, डेटा उसे एप्पल का चाहिए, बट वो जैसे ही ए लिखेगा एंड तभी वो एपीआई कॉल हो जाएगा, ए के रिलेटेड सारा डेटा लाएगी। फिर वो डबल पी लिखेगा तो अब एपी के लिए एपीआई कॉल होगी एंड वो डेटा ले आएगी। उसी तरह फिर से पी लिखेगा एंड ए डबल पी के लिए एपीआई कॉल होगी एंड जब वो एल ई लिखेगा एंड तब वो ए डबल इतनी बार में वो 5 से 6 बार एपीआई कॉल कर चुका होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, जो भी यूज़र को इनपुट लेना है हम यूज़र इंटर कर लिया एंड हम कुछ सेकंड का वेट करते हैं। कुछ सेकंड मतलब कुछ मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड, 30 मिली, अपने अकॉर्डिंग कुछ टाइम का वेट करते हैं। जब यूज़र पूरी तरह लिख लेता है जो भी डेटा उसे इंटर करना है, उसके बाद हम उस टाइम ऑफ इंटरवल के बाद उस एपीआई को कॉल करते हैं। ऐसा हम उसे डिबाउंसिंग कहते हैं। ठीक है। तो लाइक मैंने अभी हम देख सकते हैं कि जो भी मैं इसके इनपुट टैग में यूज़र लिखेगा वो इस यहाँ पे प्रिंट होना है। ठीक है। तो मैं जैसे एप्पल लिखना है APPLE लिख दिया एंड थोड़ा देर हमने वेट किया, उसके बाद यहाँ पे स्टेट में सेव कराया। तो इसी को हम यहाँ पे मैंने स्टेट में सेव कराया। अपने एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में हम उस पूरा लिखने के बाद उतना टाइम वेट करते हैं, उसके बाद एपीआई कॉल करते हैं। तो ये अच्छा अप्रोच है अपनी किसी भी एप्लीकेशन को की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ठीक है। सो अब तक हम पुरानी वीडियोस में जितने भी प्रैक्टिस की है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। तो उसमें मैंने क्या किया, एक ऐप बनाई थी और उसी ऐप में मैं कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग फोल्डर बना के मैं एक्सप्लेन करता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब तक जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको पुरानी वीडियोस, पुराने जो भी ट्यूटोरियल्स थे वो सारे कोड उसी तरह रहेंगे। बस अब आगे से जितने भी कोड आने वाले हैं उसके लिए मैं अलग अलग फोल्डर्स बनाऊंगा। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो के लिए मैंने माउस इवेंट के नाम से एक फोल्डर बनाया जिसमें माउस इवेंट्स का हम लोगों ने समझा था। तो अभी हमें डिबाउंसिंग का समझना है, तो मैंने डिबाउंसिंग का फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर एक नया ऐप बनाया। इसके अंदर हम लाइक ऐप जब जैसा आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल ही नया ऐप है। तो मैं अभी अपने रिएक्ट प्रैक्टिस के डिबाउंसिंग वाले फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं npm स्टार्ट करता हूँ और आपको बिल्कुल नए प्रोजेक्ट से स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं वाई करता हूँ, मेरा कोई पुराना ऐप चल रहा है शायद, नो प्रॉब्लम। मैं इसके अलावा सबको बंद कर देता हूँ, क्लोज अदर टैब्स एंड केवल हमारा ये प्रैक्टिस ये चलेगा। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मुझे एक फ़ोल्डर बनाना होगा एंड उसके अंदर debouncing.js नाम से एक फ़ाइल बनानी होगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ debouncing एंड debouncing नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। पहले स्मॉल रहेगा एंड इसके साथ साथ मुझे debouncing.js नाम से एक फोल्डर फाइल बन गई, RFCE। ठीक है। मैंने ये एक कंपोनेंट बना लिया जिसके अंदर हम पूरा का पूरा लॉजिक डिबाउंसिंग वाला लिखने वाले हैं एंड मैं यहाँ से ये रिमूव करता पूरा हेडर एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपने डिबाउंसिंग वाले फोल्डर को। ठीक है। अभी मैंने अपने कंपोनेंट को कॉल कर लिया। मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बंद कर देता हूँ।
ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया एंड हमारे पास ये कंपोनेंट कॉल हो गया। अब मैं सबसे पहले मुझे चाहिए एक इनपुट टैग। मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे डिबाउंसिंग के अंदर। इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, इनपुट। ठीक है, एंड इस पर सब कुछ ठीक है। मैं प्लेस होल्डर सबसे पहले बना लेता हूँ, प्लेस होल्डर इंटर डेटा डॉट डॉट डॉट। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं इसका टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक स्टेट बना लेते हैं जिसके अंदर यूज़र जो कुछ भी इंटर कर रहा होगा वो सारा उस स्टेट में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं कॉन्स्ट एंड इनपुट यूज़र के नाम से एक बनाते हैं। यूज़र ने जो कुछ भी इंटर किया हम उसमें रखने वाले हैं। एंड सेट इनपुट यूज़र। ओके, एंड स्टार्टिंग में एट द इनिशियल स्टेट इट विल बी लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें टू वे बाइंडिंग के थ्रू हमें इनपुट को और स्टेट को कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि लाइक मैंने वैल्यू में अपना यूज़र इनपुट डाल दिया, जो कि इनपुट यूज़र इसका नाम था, इनपुट यूज़र डाल दिया। एंड ऑन चेंज पे मतलब यूज़र जो भी इंटर करेगा उसको हमें इस स्टेट में सेव कराना होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइक इवेंट पहले एरो फंक्शन बनाते हैं एंड हैंडल यूज़र इनपुट नाम दे देते हैं इस फंक्शन का। एंड ओके, हैंडल यूज़र। तो हम सेम इस फंक्शन को हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एंड पेश करते हैं इक्वल्स टू कॉल बैक बनाएंगे। एंड ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से गेट करता हूँ एंड लाइक हमें डायरेक्टली जो कुछ मिल रहा है हमें सेट यूज़र इनपुट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसमें सेव करा देंगे। ओके, अब मैं अगर ब्राउज़र पे चल के देखूँ तो आई होप शो इसके अंदर इंटर होना चाहिए ABC। ठीक है, एंड हमारा जैसा कि डेटा है वो हमें मिलता जा रहा है। एंड इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं बना करता हूँ, स्टाइल विड्थ करते हैं इसका 300 पिक्सल एंड इट विल बी आल्सो स्ट्रिंग या गुड। एंड इट्स हाइट को भी करते हैं हम 50 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा दिखे एटलीस्ट। एंड गुड टू नाउ। ठीक है, अभी हमारा इनपुट टैग थोड़ा बड़ा हो गया एंड मैं इसके ऊपर एक पी टैग बना देता हूँ ताकि डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट। ओके, या अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जो कुछ भी इंटर कर रहा हूँ हम ईजिली इंटर कर पा रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है कि यूज़र ने जो कुछ भी इंटर किया है उसमें को थोड़ा वेट कराना है। एंड यहाँ पे एक पी टैग बनाते हैं, यहाँ पे पी टैग बनाते हैं एंड यहाँ पे हम एग्जैक्टली वो डेटा दिखाने वाले हैं जो डिबाउंस्ड डेटा। इसको नाम दे देते हैं डिबाउंस्ड डेटा, CED डिबाउंस्ड डेटा। ठीक है, अब उसके लिए हम एक और अलग स्टेट बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड इसको नाम देते हैं डिबाउंस्ड डेटा नाम देते हैं, ये नाम दे देते हैं। ओके, या डिबाउंस्ड डेटा लास्ट में सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट डिबाउंस्ड एंड डेटा। इनिशियल स्टेट में ये भी जो है कि खाली रहेगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रहने वाला है। एंड ठीक है, अब हम क्या करने हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे, एंड कॉल बैक बनाएंगे एंड ओके इंटर करेंगे। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी जो होगी वो यूज़र के इनपुट पे होगी, इनपुट के यूज़र पे होने वाली है। एंड अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र का ने इनपुट में कुछ लिखना शुरू किया है तो हम यहाँ पे सेट टाइम इंटरवल बनाएंगे, सेट टाइम इंटरवल। एंड इसका पूरा फ्लोर एंड टाइम आउट यहाँ पे दे देते हैं 10। ठीक है, एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम वो ले। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेट करा देंगे डिबाउंस्ड डेटा में जो कुछ भी इनपुट यूज़र ने इनपुट मतलब कलेक्टिवली जो कुछ भी 1 सेकंड के अंदर यूज़र ने जितना कुछ भी टाइप कर लिया उसके बेसिस पे API कॉल कर दे। ठीक है, ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो हम इस डेटा को यहाँ दिखा देंगे 1 सेकंड के बाद, मतलब डिबाउंस्ड डेटा। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं, मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ।
अभी अभी डिबाउंस डेटा स्टार्टिंग में खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब यूज़र यहाँ पे लिखना शुरू करता है ABCDE लिखता है, एंड ये 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा गैप लेके ये मैं दिखाता हूँ, AB लिखा मैंने, एंड डायरेक्टली मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी स्टार्ट में कुछ नहीं, मैं ABC लिखता हूँ, ABC, थोड़ा सा टाइम लिया, एंड अब वो ABC की इसमें कॉल हुआ है। मैं अगर यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लिए, तो मैं इसको लाइक 1 की जगह 6 कर देता हूँ, ताकि कुछ भी लिखना हो आराम से यूज़र लिख पाए। एंड रिफ्रेश करते हैं, अभी ये खाली हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, एंड अब ये खाली हो गया, ठीक है। आई थिंक 6 ज़्यादा हो गया है, मुझे सिर्फ 2 करना चाहिए। एंड अब मैं चलता हूँ, मान लीजिए हमें बैकएंड से डेटा लाना जो एप्पल के लिए आता हो, APPLE, ओके। अभी APPLE ये ऐसा सेट हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि हमें ये सेट टाइम आउट को खाली करना होगा, मतलब क्लियर करना होगा। तो हमें क्लियर का यूज़ करना होगा, तो इसको एक वेरिएबल में डालेंगे, लेट टाइम आउट, इसका नाम दे देते हैं टाइम आउट इक्वल्स टू एंड। तो यहाँ रिटर्न में हम क्या करेंगे कि इसे पहले कॉल बैक बनाएंगे, और रिटर्न कॉल बैक, एंड यहाँ पे तो यहाँ पे क्लियर टाइम आउट आता है, इसका यूज़ करेंगे, और इसके अंदर बस हमें टाइम आउट को पास कर देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बार बार कॉल, ये सेट टाइम आउट बार बार ना कॉल होके एक ही बार कॉल होएगा, एंड जैसे ही अपना ये टाइम रीच करेगा 2 सेकेंड्स का, तब मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड सब कुछ ब्राउज़र पे रिफ्रेश होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ APPLE, एंड जैसे ही ये टाइम रीच होगी 2 सेकंड की, ये एग्जैक्टली चल जाएगा। एंड अब हमारा टाइम जो भी टाइम आउट से टाइम आउट चल रहा था वो क्लियर भी हो जाएगा, जैसे ही यूज़ इफेक्ट का रिटर्न मेथड चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिबाउंसिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है। अब हमें जब भी अपने एग्जैक्ट प्रोजेक्ट में काम करना होगा, यूज़ करना होगा इसे, तो ये जो मैंने यहाँ पे सेट डिबाउंस्ड डेटा लिखा है, मतलब प्रेजेंट कराने के लिए डिबाउंस्ड डेटा में हम 2 सेकंड रुक के डेटा डाल रहे हैं, उस टाइम पे हम यहाँ पे API कॉल कर देंगे बस। तो मतलब जब यूज़र सब कुछ लिख चुका होगा, एट दैट टाइम सिर्फ एक बार API कॉल होगी, ना कि बार बार API कॉल होगी। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।